हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे यूपीटीटी टीटी या सुपर टेट के बारे में तथा जिसके महत्वपूर्ण सिद्धांत उनके प्रतिपादक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके बारे में। चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। बात करेंगे बाल मनोवैज्ञानिक जो जनक हैं वे कौन है, तो दोस्तों वह हैं पेस्टोलॉजी तथा विकासात्मक मनोवैज्ञानिक जो जनक माने जाते हैं वे माने जाते हैं जीन पियाजे। दोस्तों विकासात्मक तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान जो जनक हैं वह हैं दोस्तों जीन पियाजे। बात करेंगे आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वे माने जाते हैं विलियम जेम्स तथा शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं वे माने जाते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक। दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वे कौन है, तो दोस्तों वह हैं सिगमंड फ्रायड तथा संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों जीन पियाजे। संज्ञानात्मक या विकासात्मक जो सिद्धांत दिया था वह दिया था जीन पियाजे ने तथा नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जिसको जेडीपी कहा जाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, वह है लायब बाइकोस्की तथा बुद्धि का बहुकारक जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों थॉर्नडाइक ने। बुद्धि का द्विकारक तथा त्रिकारक जो सिद्धांत थे वह दिए थे दोनों दोस्तों चार्ल्स स्पियरमैन ने तथा बहुबुद्धि सिद्धांत जो इसके प्रतिपादक हैं वह हैं दोस्तों होवार्ड गार्डनर। तरल और ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों आरबी कैटल ने तथा बुद्धि का त्रिआयामी अर्थात जो थ्री डी जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों जेफी गिलफोर्ड ने। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत जो दिया था वह दिया था दोस्तों थर्स्टन ने तथा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था वह दिया था बीएफ स्किनर ने। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की बात की जाए तो वह दिया था दोस्तों इवान पावलोव ने तथा प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों थॉर्नडाइक ने। तथा अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत जो दिया था वह दिया था दोस्तों कोहलर, कोफा और बर्दिमर ने। तथा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक जो कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं अल्बर्ट बंडूरा। दोस्तों मनो सामाजिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था एरिक एरिक्सन ने तथा आवश्यकता या मांग का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है वह दिया था अब्राहम मैस्लो ने। दोस्तों बात करेंगे अभिप्रेरणा की जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था विलियम मैकडोगल ने। इन्हें 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी दोस्तों। अधिगम का समीपता का जो सिद्धांत दिया था वह दिया एडविन गुथरी ने तथा अधिगम का जो क्षेत्रीय सिद्धांत था वह दिया था कुर्ट लेविन ने। चिन्ह अधिगम सिद्धांत की बात की जाए तो वह दिया था दोस्तों एडवर्ड टॉलमैन ने तथा भाषाई सापेक्षता परिकल्पना जो किसने दी थी, तो वह दी थी वार्फ ने। बात करेंगे किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के जो जनक हैं वह हैं दोस्तों फ्रॉवेल तथा ये खेल उदाहरण की बात की जाए या किंडरगार्टन की बात की जाए तो उसके जो शिक्षा पद्धति के जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं फ्रेडरिक फ्रॉवेल। दोस्तों बात करेंगे मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति के जो जनक हैं वह है मैडम मारिया मॉन्टेसरी। दोस्तों तथा प्रोजेक्ट या योजना विधि के प्रतिपादक जो कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं विलियम किलपैट्रिक तथा ह्यूरिस्टिक या खोज विधि के जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं एच.ई. आर्मस्ट्रांग। बात करेंगे डाल्टन विधि के जो जनक हैं वह हैं हेलन पार्क हर्ष तथा पर्यटक विधि के जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं दोस्तों पेस्टोलॉजी। बात करेंगे खोजपूर्ण अधिगम का जो संप्रत्यय दिया था वह दिया था दोस्तों जेरोम ब्रूनर ने तथा अधिगम के सोपानिकी सिद्धांत के जो प्रतिपादक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं आर.एम. गै ने। दोस्तों स्व यथार्थीकरण का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों अब्राहम मैस्लो ने तथा मांग या आवश्यकता का सिद्धांत भी अब्राहम मैस्लो ने ही दिया था। दोस्तों तथा बात की जाए बुद्धि का काखा सिद्धांत जो दिया था वह दिया था हैब ने। दोस्तों प्रयोजनवादी शिक्षा का प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक जो कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं दोस्तों जॉन डेवी तथा प्रश्नोत्तर जो विधि है वह उसके जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं दोस्तों सुकरात। संवाद विधि के जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं दोस्तों प्लेटो। बात करेंगे मानव विकास की अवस्थाएं एवं परिभाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों किशोरावस्था तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था है, ये कथन जो किसका है दोस्तों, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कथन जो है वह है स्टैनले हॉल का। मानव विकास की किस अवस्था को सुनहरी अवस्था अर्थात गोल्डन एज कहा जाता है, वह कहा जाता है दोस्तों बाल्यावस्था को। तथा खिलौनों की आयु जो कहा जाता है वह कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। दोस्तों गैंग एज जो है वह अर्थात टोली या गैंग एज की बात की जाए तो वह है दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था। तथा व्यक्ति के शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में सबसे तीव्र होती है, तो दोस्तों शैशवावस्था में है व्यक्ति के शारीरिक विकास की
जो गति होती है वह अत्यधिक तीव्र होती है। स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? तो वह अवस्था है शैशवावस्था दोस्तों। संवेग के प्रदर्शन में अत्यधिक उग्रता जो है किस अवस्था में दिखाई देती है? तो वह दोस्तों है किशोरावस्था में। उस टाइम जो है तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है, उस टाइम जो संवेग है उसमें उग्रता होती है दोस्तों। बात करें बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में प्रारंभ होता है? तो दोस्तों शैशवावस्था में बालक का सामाजिकरण जो है प्रारंभ हो जाता है परिवार के माध्यम से दोस्तों। बात करेंगे जीवन का सबसे कठिन काल जो है किस अवस्था को माना जाता है? दोस्तों किशोरावस्था को है जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है, क्योंकि तनाव, संघर्ष तथा तूफान की अवस्था ये कहलाती है दोस्तों। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को जो है संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। ये कथन जो है वह है कॉल एवं प्रूस का दोस्तों। तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था की जो अवस्था होती है वह तार्किक चिंतन की अवस्था मानी जाती है। बात करेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि होती है वह क्या होती है? तो दोस्तों वह होती है 7 से 11 वर्ष। इसमें जो बालक होता है वह मूर्त चिंतन आरंभ कर देता है दोस्तों। बात करेंगे संवेदी पेशी अवस्था जो होती है उसकी अवधि के बारे में, तो वह होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष का जो समय होता है वह संवेदी पेशी अवस्था का समय होता है, तथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि की बात की जाए तो वह है 2 से 7 वर्ष की अवस्था दोस्तों। बात करेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि है वह है 11 वर्ष से ऊपर। इसमें जो है बच्चा अमूर्त चिंतन आरंभ कर देता है। वस्तु स्थायित्व का जो गुण पियाजे के अनुसार किस चरण में आता है? तो दोस्तों संवेदी कामक चरण में जो है वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। किस अवस्था में बालक अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से जो है सोचना प्रारंभ कर देता है? तो वह अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अर्थात इसमें जो है बालक अमूर्त चिंतन आरंभ कर देता है। किशोरावस्था की अवधि की बात की जाए तो समानता क्या मानी जाती है? तो वह मानी जाती है 12 से 18 वर्ष। ये तनाव, संघर्ष तथा तूफान की एज मानी जाती है दोस्तों किशोरावस्था। ये कथन जो है वह है स्टैनले हॉल का। बात करेंगे बाल विकास में जो विकास का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों गुणात्मक और परिमाणात्मक जो परिवर्तन होता है बाल विकास में विकास का अर्थ होता है दोस्तों। शैशवावस्था में शिक्षा का जो स्वरूप होना चाहिए वह होना चाहिए दोस्तों खेल खेल में शिक्षा और चित्रों के माध्यम से जो है शिक्षा देना। उस शैशवावस्था में शिक्षा का ऐसा ही स्वरूप होना चाहिए। बालक का सुझाव समलैंगिक समूहों की ओर और किस अवस्था में अधिक होता है? तो दोस्तों बाल्यावस्था में जो है बालक का झुकाव है समलिंगी समूहों की ओर अधिक होता है। विषमलिंगी आकर्षण की बात की जाए तो वह होता है दोस्तों किशोरावस्था में। तथा मनोविज्ञान को सबसे पहले किसका विज्ञान माना जाता है? तो दोस्तों उसको आत्मा का विज्ञान माना जाता है मनोविज्ञान को। तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान जो कहा है वह कहा है पोम्पोलॉजी ने। बात करेंगे मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये कथन जो कहा है वह कहा है दोस्तों वाटसन ने। मुझे कोई बच्चा दे दो मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या चोर जो है वह कुछ भी बना सकता हूँ। ये कथन भी है वाटसन का दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा रिपीटेड है। बात करेंगे विकास एवं सतत और जो धीमी प्रक्रिया है ये कथन है दोस्तों स्किनर का। बालक का मन जो है कोरी स्लेट होता है ये कथन है दोस्तों जॉन लॉक का। बालक का मन कोरा कागज होता है तो ये कथन है रूसो का। जहाँ पर कोरी स्लेट की बात आ जाएगी तो वहाँ पर हो जाएंगे जॉन लॉक, तथा जहाँ पर मन का कोरा कागज की बात आ जाएगी तो वहाँ पर हो जाएंगे रूसो। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है ये कथन जो कहा है वह है अरस्तु का दोस्तों। शैशवावस्था में सीखने का आदर्श काल है ये कथन है वैलेंटाइन का। मनुष्य जो कुछ बनना है तो वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है ये कथन जो है वह सिगमंड फ्राइड का है। तथा बात करेंगे 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी जो कहा है वह कहा है दोस्तों क्रो एंड क्रो ने। वंशानुक्रम माता पिता को संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है ये किसने कहा है? तो ये कथन जो है वह रूथ बेनेडिक्ट ने कहा है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं जो प्रकट होती हैं ये कथन जो है वह है दोस्तों हर्लॉक का। मनुष्य के 2 गोलार्धों में से भाषा के लिए कौन सा जो है उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों बायां गोलार्ध जो है वह उत्तरदायी होता है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत में सिरोपदमुखी जो है क्रम का क्या अर्थ होता है? अर्थात जो विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है दोस्तों। बात करेंगे विकास का समीप दूराभिमुख जो सिद्धांत है वह है दोस्तों केंद्र से परिध अर्थात बाहर की ओर जो है विकास होता है। बात करेंगे भ्रूण अवस्था की अवधि की तो वह
होती है दोस्तों 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, तथा मानव शिशु में जो गुणसूत्र होते हैं वह होते हैं दोस्तों 46 गुणसूत्र, अर्थात जब जोड़े की बात आ जाएगी तो वहाँ पर हो जाएंगे 23 जोड़े गुणसूत्र दोस्तों। बात करेंगे अधिगम, अवप्रेरणा और स्मृति से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। अधिगम का शिक्षा में जो मुख्य अर्थ होता है वह होता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग जो किए थे वह किए थे दोस्तों बिल्ली पर, तथा पावला ने शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था वह उसका जो प्रयोग किया था वह किया था कुत्ते पर। स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए किन जीवों को चुना था, तो दोस्तों इन्होंने जो है चूहे और कबूतर को चुना था अपने प्रयोग के लिए, तथा कोहलर ने जिस चिंपैंजी का प्रयोग किया था उसका नाम था दोस्तों सुल्तान। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के जो मुख्य नियम की बात की जाए जिसमें उन्होंने 3 मुख्य नियम दिए, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम तथा तत्परता के नियम। ये थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं। थॉर्नडाइक के सीखने का जो गौड़ नियम है वह कितने हैं, तो दोस्तों वह है 5 नियम। तथा अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है, तो दोस्तों प्रत्यक्षीकरण और पूर्व परिस्थिति पर जो है बल दिया जाता है। मैकडूगल के अनुसार मनुष्यों में कितनी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, तो दोस्तों उनके अनुसार जो है 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं मनुष्यों में, तथा प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में क्या जुड़ा हुआ होता है, तो उसमें जो है एक संवेग जुड़ा हुआ होता है। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का एक उदाहरण की बात की जाए तो वह है दोस्तों पुरस्कार, प्रशंसा या शाबाशी जो है वह सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उदाहरण है। इसमें जो बालक होता है उसके सकारात्मक प्रोत्साहन मिलता है तो वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। बात करेंगे अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है, तो ये मुख्य रूप से तो ये 3 प्रकार का होता है दोस्तों। बात करेंगे सकारात्मक, नकारात्मक तथा शून्य स्थानांतरण दोस्तों। ये अधिगम के 3 मुख्य रूप से स्थानांतरण होते हैं। बात करेंगे जब पुराना सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा डालता है तो उसको कहते हैं नकारात्मक स्थानांतरण, लेकिन जब पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान जो नई परिस्थिति में ना हो, ना ही सहायता करे, ना ही उसमें बाधा डालेगा तो वह कहेगा दोस्तों शून्य स्थानांतरण। तथा जब कोई सीखा हुआ ज्ञान जो होता है तो किसी दूसरी परिस्थिति में उसका सहयोग दे या उसका मतलब काम आ जाए तो वह हो जाएगा दोस्तों सकारात्मक स्थानांतरण। बात करेंगे सीखने के जो वक्र क्या प्रदर्शित करते हैं, तो दोस्तों ये सीखने की प्रगति या उन्नति की जो मात्रा है उसको प्रदर्शित करते हैं। स्मृति का पहले चरण की बात की जाए तो वह है दोस्तों अधिगम या संकेतन। बात करेंगे विस्मरण का जो मुख्य कारण क्या है, तो दोस्तों मानसिक दंड या समय का बीतना या दमन करना जो है वह विस्मरण कहलाता है, अर्थात वह चीज व्यक्ति जो है वह भूल चुका होता है दोस्तों। बात करेंगे अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक कारण जो है वह है दोस्तों तीव्र इच्छा, रुचि और जिज्ञासा जो है वह अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण होते हैं दोस्तों। बात करेंगे बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं, उन्हें नगण्य वैज्ञानिक की बात की गई है तो ये कथन जो है वह है दोस्तों जीन पियाजे का। अधिगम पठार का क्या अर्थ है, तो दोस्तों सीखने की गति में जो स्थिरता आ जाती है तथा उसमें जो है सुधार कोई नहीं होता है तो दोस्तों वह अधिगम का पठार कहलाता है, अर्थात उसमें जो गति जो होती है उसमें जो है कहीं ना कहीं रुक जाती है तो वह अधिगम का पठार कहलाएगा। ये पुनर्बलन का जो सिद्धांत व्यापक रूप से जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो दोस्तों पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों CL हल ने। अधिगम का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत जो है किस पर आधारित है, तो दोस्तों ये उद्दीपक के प्रतिस्थापन पर आधारित है। तो बात करेंगे विलोपन की जो प्रक्रिया होती है कब होती है, तो दोस्तों जब अनुबंधित उद्दीपक के बाद स्वाभाविक उद्दीपक जो है वह बार बार ना दिया जाए तो वह विलोपन की प्रक्रिया हो जाती है वहाँ पर। बात करेंगे प्रेषणात्मक अधिगम का संप्रत्यय किसने दिया था, तो दोस्तों वह दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। तथा बाह्य अभिप्रेरण का एक उदाहरण की बात की जाए तो वह है अच्छे अंक लाने के लिए जो है पढ़ना, तो ये एक बाह्य अभिप्रेरणा है दोस्तों। आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है जैसे स्वयं की संतुष्टि आनंद के लिए जो है व्यक्ति कार्य करता है तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। अधिगम की सर्वोच्च अवस्था की बात की जाए तो वह है संतुलित उत्तेजना और उनसे कोई भय ना हो तो वह अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कही जाती है। सीखने का शून्य वक्र क्या दर्शाता है, तो दोस्तों सीखने की जो गति जो है बिल्कुल रुक गई हो अर्थात उसमें कोई प्रोग्रेस ना हो रही है तो वह सीखने का शून्य वक्र दर्शाएगा। बात करेंगे इसके फोल्डिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो दोस्तों जेरोम ब्रूनर जो है उन्होंने इसके फोल्डिंग शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, लेकिन जब इसको लोकप्रिय बनाया था वह बनाया था वाइगोत्स्की ने। स्मृति की 3 अवस्थाएं की बात की जाए तो वह है संवेदी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति। ये स्मृति की 3 अवस्थाएं होती हैं।
अल्पकालिक स्मृति में सूचना का कितने समय तक रहती है, तो दोस्तों इसमें जो है लगभग 20 से 30 सेकंड तो जो है सूचना रहती है अल्पकालिक स्मृति में। तथा दीर्घकालिक स्मृति की बात की जाए तो इसमें जो असीमित जो क्षमता होती है वह अनलिमिटेड टाइम तक रुक सकती है। दोस्तों पियाजे के अनुसार स्कीमा जो है वह क्या है, तो दोस्तों ज्ञान के छोटे छोटे पैकेट या मानसिक संरचना के रूप में इकट्ठे हो जाना जो है स्कीमा कहलाता है। आत्मसातीकरण क्या है, जब पुरानी योजना में नई योजना को सीधे जोड़ दिया जाए तो वह आत्मसातीकरण कहलाएगा। तथा समायोजन की बात की जाए तो नई जानकारी के कारण पुरानी स्कीमा में बदलाव या संशोधन किया जाए अर्थात उसमें कुछ चेंजमेंट कर दिया जाए तो वह समायोजन कहलाएगा। साम्य धारण की प्रक्रिया क्या करती है, तो दोस्तों आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच जो है संतुलन बनाने का कार्य जो है साम्य धारण की प्रक्रिया करती है। जेडीपी का पूरे नाम की बात की जाए तो जोन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अर्थात समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है वह इसका पूर्ण रूप या फुल फॉर्म है। MKO का पूरा नाम की बात की जाए तो मोर नॉलेजेबल अदर, यह जो है MKO का पूरा नाम है। अधिक ज्ञानवान या अन्य जो है MKO का पूरा नाम है। रेखी अभिक्रमित अनुदेशन जो है किसने दिया था, तो वह दिया था BF स्किनर ने। तथा साखी अभिक्रमित अनुदेशन के जो प्रतिपादक हैं वह हैं दोस्तों नॉर्मन ए क्राउडर। बात करेंगे बुद्धि व्यक्तित्व और व्यक्तित्व भिन्नता से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। बुद्धि लब्धि का जो विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो वह दिया था विलियम स्टर्न ने, यह दिया था 1912 में। तथा बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का संशोधित और वर्तमान सूत्र दिया था, वह दिया था लुईस टर्मन ने 1916 में। IQ ज्ञात करने का सही गणितीय सूत्र जो है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बदले वास्तविक आयु गुणे 100, यह बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सही गणितीय सूत्र है। सामान्य बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि जो है वह कितनी होती है, वह होती है 90 से 109 के बीच। तथा प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि की बात की जाए तो वह होती है 140 से अधिक। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो उसकी जो पर्सनालिटी अर्थात पर्सोना शब्द से ली गई है। तो पर्सोना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों मुखौटा, नकाब या नकली चेहरा जो है वह पर्सोना का शाब्दिक अर्थ होता है। व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण जो है वह किसने विकसित किया था, तो दोस्तों हरमन रोसा ने जो है व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण जो है विकसित किया था। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको TAT के नाम से जाना जाता है, उसके प्रतिपादक की बात करेंगे तो वह थे मॉर्गन एवं मरे। और बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो वह तैयार किया गया था लियोपोल्ड बैलक के द्वारा। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी जो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया था वह किया था जुंग ने। तथा क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को किन आधारों पर वर्गीकृत किया था, तो दोस्तों इन्होंने जो है शारीरिक बनावट के आधार पर जो है वर्गीकरण किया था। व्यक्ति भिन्नता का जो संप्रत्यय है सबसे पहले किसने दिया था, तो दोस्तों वह दिया था फ्रांसिस गाल्टन ने। तथा मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था, वह दिया था अल्फ्रेड ब्रेन ने। उन्होंने दिया था वह दिया था 1908 में मानसिक आयु का संप्रत्यय। प्रथम सफल परीक्षण जो किसने बनाया था, तो वह विने साइमन ने 1905 में। इड ईगो सुपर ईगो का जो संबंध है वह है सिगमंड फ्रायड से। इन्होंने व्यक्ति की संरचनाओं के बारे में बताया है। दोस्तों बात करेंगे अचेतन मन हमारे मस्तिष्क का कितना भाग होता है, तो दोस्तों वह होता है 9/10 भाग जो है अर्थात 90% जो है वह अचेतन मनों का भाग होता है। तथा सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो दोस्तों यह जो है अपसारित चिंतन से संबंधित है। तथा बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है वह किसने दिया था, वह दिया था दोस्तों फिलिप बर्नन ने। बात करेंगे गार्डनर के अनुसार संगीतमय बुद्धि जो है किसमें पाई जाती है, तो दोस्तों संगीतकारों और गायकों में जो है संगीतमय बुद्धि पाई जाती है। अंतरा वैयक्तिक बुद्धि की बात की जाए तो वह स्वयं की भावना और इच्छाओं को समझने की जो क्षमता है वह अंतरा वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। अंतर वैयक्तिक बुद्धि जो है वह क्या है, तो दोस्तों दूसरे की भावना और व्यवहार को जो समझने की जो क्षमता होती है वह अंतर वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। तथा शब्द साहचर्य परीक्षण जो है उसका निर्माण जो किया था वह किया था दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन ने। तथा इसका जो संशोधन किया था वह किया था जुंग के द्वारा। प्रक्षेपण विधियाँ किसका मापन करती हैं, तो दोस्तों अचेतन मन और व्यक्तित्व का जो मापन है वह प्रक्षेपण विधियाँ करती हैं। धीमे सीखने वाले या पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि की बात की जाए तो वह है दोस्तों 70 से 89 के बीच।
जड़ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि की बात की जाए तो वह दोस्तों 25 से कम बुद्धि के पास मॉडल के प्रतिपादक जो थे वह थे दोस्तों जेपी दद्दास और नागलेरी और किर्बी। सृजनात्मकता के जो मुख्य तत्व हैं वह है प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारतरण। यह सृजनात्मकता के मुख्य तत्व हैं। बुद्धि का प्राथमिक जो मानसिक योग्यताओं का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था थर्स्टन ने तथा शेल्डन ने। व्यक्तित्व को किन 3 भागों में बांटा है तो दोस्तों इन्होंने एडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, ये शेल्डन ने 3 व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। वेगात्मक जो बुद्धि है शब्द को जो सबसे लोकप्रिय बनाया था वह बनाया था डेनियल गोलमैन ने। तथा इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक की बात की जाए तो वह भी लिखी है डेनियल गोलमैन ने दोस्तों। तनाव को कम करने के लिए तथा अप्रत्यक्ष तरीके जो हैं वह क्या कहलाते हैं तो दोस्तों अप्रत्यक्ष जो तरीके होते हैं वह कहलाते हैं रक्षात्मक युक्तियाँ। तथा जब कोई व्यक्ति अपनी असफलता या दोष किसी परिस्थिति या वस्तु पर मरता है तो उसको कहते हैं दोस्तों प्रक्षेपीकरण। अंगूर खट्टे हैं किस रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है तो दोस्तों यह युक्तिकरण तथा औचित्य स्थापन का जो है उदाहरण है। तथा प्रतिगमन का जो क्या अर्थ होता है तो दोस्तों पुरानी या बचकानी आदतों में जो है लौट आना जो है वह प्रतिगमन कहलाता है। बुद्ध के मापन के लिए भाटिया बैटरी परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण जो हैं वह है कुल 5 उप परीक्षण जो है भाटिया बैटरी परीक्षण में। आर्मी अल्फा परीक्षण किस प्रकार की बुद्धि का परीक्षण है तो दोस्तों ये शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण की बात की जाए तो ये किस प्रकार का परीक्षण है तो दोस्तों ये अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। तथा आर्मी अल्फा परीक्षण है ये शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण तथा ये अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे स्टैनफोर्ड बुद्धि स्केल का जो विकास है किस विश्वविद्यालय में हुआ था तो वह हुआ था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। बात करेंगे समावेशी शिक्षा और पेडागॉगी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। समावेशी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य क्या है तो दोस्तों सभी प्रकार के बच्चों तथा सामान और विशिष्ट उसमें शामिल कर लिए जाते हैं को एक साथ जो है समान शिक्षा का जो अवसर है उपलब्ध कराना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे विशिष्ट बालकों के अंतर्गत जो है कौन कौन से बालक आते हैं तो दोस्तों विशिष्ट बालकों के अंतर्गत जो है प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, बाल अपराधी और दिव्यांग बालक भी शामिल किए जाते हैं दोस्तों। डिसलेक्सिया जो है किससे संबंधित है तो दोस्तों डिसलेक्सिया जो है एलेक्सिया है ये पठन विकार से संबंधित अर्थात पढ़ने में जो है इनमें कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया का जो संबंध है वह लेखन संबंधी विकार से है तथा लिखने में इसमें कठिनाई होती है। तथा डिस्कैल्कुलिया जो है वह गणितीय गणना से संबंधित अक्षमता है दोस्तों। बात करेंगे ADHD का जो पूर्ण रूप है अर्थात इसकी फुल फॉर्म के बारे में तो वह है अटेंशन डिफिसिट हाइपरसिटिविटी डिसऑर्डर दोस्तों अर्थात ध्यान अभाव अतिशीघ्रता विकार। ये ADHD का पूर्ण रूप अर्थात फुल फॉर्म है दोस्तों। बात करेंगे ऑटिज्म का आत्म विमोह से पीड़ित बच्चे की मुख्य विशेषता क्या होती है तो दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में जो कठिनाई होती है वह ऑटिज्म या आत्म विमोह से पीड़ित बच्चे की मुख्य विशेषता होती है। बाल केंद्रित शिक्षा में जो केंद्र बिंदु होता है वह होता है दोस्तों बालक या शिक्षार्थी। तथा RT 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर छात्र अनुपात कितना होना चाहिए तो दोस्तों इसमें जो है 30:1 का जो है प्राथमिक स्तर पर छात्र अनुपात होना चाहिए। तथा बाल केंद्रित शिक्षा में जो केंद्र बिंदु होता है तो दोस्तों उसमें होता है बालक। बात करेंगे RT 2009 के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात की बात की जाए तो 35:1 होता है अर्थात 35 छात्रों पर जो है 1 शिक्षक होता है। तथा प्राइमरी में जो होता है वह 30 बच्चों पर जो है 1 टीचर होता है दोस्तों। बात करेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका है होती है वह सुविधादाता अर्थात सलाहकर्ता की होती है। बच्चे को जो है सुविधा दी जाती है शिक्षक के द्वारा, वह खुद ही अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं दोस्तों। शिक्षक जो है उसमें सुविधादाता की उसमें भूमिका होती है। NCF 2005 का जो मुख्य सूत्र होता है वह शिक्षा बिना बोझ के जो शिक्षा है वह बिना बोझ की दी जानी चाहिए। ये NCF 2005 का जो है मुख्य सूत्र होता है दोस्तों। बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय निर्धारित है तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण अर्थात माइक्रो टीचिंग में जो है 36 मिनट का जो है समय निर्धारित है।
बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण के मुख्य चरण जो हैं वह है योजना शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः योजना तथा पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। ये सूक्ष्म शिक्षण के मुख्य चरण हैं दोस्तों। बात करेंगे सतत एवं व्यापक शब्द का क्या अर्थ होता है, तो दोस्तों शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का जो है मूल्यांकन जो है सतत एवं व्यापक क्षेत्र में शब्द का अर्थ है, सीसी का अर्थ है दोस्तों। बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा का नया ढांचा जो है वह क्या है, तो दोस्तों इसमें जो नया ढांचा है वह 5+3+3+4 जो है ये पैटर्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है ये नया ढांचा है दोस्तों। बात करेंगे NEP 2020 के अनुसार 5 वर्षीय फाउंडेशन स्कूल फाउंडेशन जो स्टेज होती है उसमें कौन सी जो कक्षाएं हैं वह शामिल की जाती हैं, तो दोस्तों इसमें आंगनबाड़ी, प्री स्कूल जो होता है जैसे 3 वर्ष का बालक जो होते हैं उसमें कक्षा 1 और 2 में जो है 2 वर्ष, ये जो है NEP 2005 के अनुसार 5 वर्षीय फाउंडेशन स्टेज जी में ये कक्षाएँ जो हैं शामिल की गई हैं दोस्तों। बात करेंगे निदानात्मक परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो दोस्तों छात्र की अधिगम संबंधी कठिनाई और कमियों को जो है पहचानना जो है निदानात्मक परीक्षण कहलाता है तथा उन कमियों को जो दूर करते हैं उसको उपचारात्मक परीक्षण के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उपचारात्मक परीक्षण जो है कब किया जाता है दोस्तों, जब निदानात्मक परीक्षण के बाद जो है कमियां पता चल जाती हैं तथा उन कमियों को जो है दूर करने के लिए जो है उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है दोस्तों। बात करेंगे रचनात्मक मूल्यांकन जो है वह कब किया जाता है, तो दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान लगातार सुधार करने के लिए जो है रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन की बात की जाए तो दोस्तों सत्र या पाठ्यक्रम की जो समाप्ति पर है अंक या जब ग्रेड दिए जाते हैं दोस्तों तब जो है योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है दोस्तों। बात करेंगे ब्लूम के वर्गीकरण के 3 मुख्य क्षेत्र जो हैं वे कौन कौन से हैं, तो दोस्तों संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये ब्लूम के वर्गीकरण के 3 मुख्य क्षेत्र हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों विद्यालय और कक्षा की जो व्यवहारिक समस्याओं का जो है तुरंत समाधान खोजना जो है क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के सूत्रपात का जो श्रेय किसे जाता है, तो दोस्तों स्टीफन एन कोवे को जो है क्रियात्मक अनुसंधान के सूत्रपात का श्रेय जाता है दोस्तों। बात करेंगे बाल अपराध के उपचार की सबसे अच्छी जो विधि है वह है दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक और परामर्श विधि दोस्तों। बात करेंगे परामर्श का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो दोस्तों बच्चों को आत्मसमझ और सही निर्णय लेने में जो सहायता करना जो है परामर्श का मुख्य उद्देश्य कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे थॉर्नडाइक के अनुसार भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो दोस्तों अनुकरण और अभ्यास जो है थॉर्नडाइक के अनुसार भाषा सीखने में महत्वपूर्ण है तथा थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए हैं जिसमें अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये 3 मुख्य नियम हैं दोस्तों। बात करेंगे नॉन चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वह होती है दोस्तों जन्मजात। चॉम्स्की ने भाषा अर्जन के लिए किस तंत्र की बात की है, तो दोस्तों इन्होंने है LAD की बात की है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, अर्थात भाषा अर्जन जो यंत्र होता है उसकी बात की है दोस्तों। बात करेंगे लिंग एक सामाजिक संरचना है या जैविक, तो दोस्तों जेंडर एक जो है सामाजिक संरचना है जबकि जो है सेक्स जो है वह जैविक है दोस्तों। बात करेंगे कक्षा में सटीक रूढ़िवादिता को कम करने का क्या तरीका है, तो दोस्तों गैर परंपरागत भूमिकाओं और महिला पुरुषों को जो दिखाना जो है वह सटीक रूढ़िवादिता कम करने का तरीका है दोस्तों। बात करेंगे प्रतिभावान शिक्षार्थियों के लिए किस प्रकार की जो पाठचर्या की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों संवर्धित पाठचर्या की आवश्यकता होती है प्रतिभावान शिक्षार्थियों के लिए पाठचर्या की दोस्तों। बात करेंगे समान आयु के बच्चों में भी अंतर पाया जाना क्या दर्शाता है, तो दोस्तों ये वैयक्तिक भिन्नता का जो है सिद्धांत दर्शाता है दोस्तों। बात करेंगे कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर जो है वह है दोस्तों पूर्व पारंपरिक स्तर तथा अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अभिविन्यास कोहलबर्ग के किस स्तर के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों ये पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आता है। बात करेंगे वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो है स्वयं से बातें करते हैं तो वह अपने कार्यों और जो विचार होते हैं उनको दिशा देने के लिए है कि वह स्वयं से बातें करते हैं दोस्तों। बात करेंगे पाठ पुस्तक विधि के स्थान पर व्यवहारिक ज्ञान पर जो है बल देना किस शिक्षा का अंग है, तो दोस्तों ये प्रगतिशील शिक्षा का अंग है दोस्तों। बात करेंगे बुद्ध का एक कारक जो सिद्धांत दिया था वह दिया था अल्फ्रेड बिने ने तथा द्विकारक त्रिकारक जो सिद्धांत दिए थे वह दिए थे दोस्तों स्पीयरमैन ने। कोहलबर्ग का प्रयोग जो है किस बात के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों ये गेस्टाल्ट बात के अंतर्गत आता है तथा शिक्षा का अधिकार
आरटीई जो है पूरे देश में कब लागू हुआ था दोस्तों? ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ये जम्मू कश्मीर उस समय छोड़ दिया गया था उसमें दोस्तों, लेकिन अब शामिल कर दिया गया है। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।